पृथ्वी की सेहत से हमारी सेहत जुड़ी है। बहुत ज़रूरी है कि हम सभी का योगदान रहे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध मिट्टी को लेकर। तो आखिरकार COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 दुबई के अब तक की क्या प्रगति रही है, क्या आउटकम्स रहे हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मुंबई से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रही हैं सनुता रघु। आप एक क्लाइमेट चेंज जर्नलिस्ट हैं। गुड मॉर्निंग सनुता। Good morning. Welcome to our show. सो लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू, अगर किसी भी डेवलपिंग कंट्री को क्लाइमेट एक्शन करना है तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने देखा COP27 जब शर्म एल शेख में हुआ था तो लॉस एंड डैमेज फंड की बात हुई थी। तो दुबई COP28 में क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर क्या प्रगति हुई है? जी बिल्कुल, आपने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है COP28 में उसी की बात से शुरू कर दिया है। तो बेसिकली लॉस एंड डैमेज फंड बहुत दशकों से डेवलपिंग कंट्रीज मांग रही है इस ग्लोबल स्तर पे। तो लॉस एंड डैमेज का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि डेवलपिंग कंट्रीज हैव कंट्रीब्यूटेड लीस्ट टू द क्लाइमेट चेंज हिस्टोरिकली। So climate change has caused us not only economic losses, but also loss to ecosystems, health, and things like that. So estimates बताती है कि developing countries will need about 400 billion US dollars a year to achieve this target, and this is an every year figure, right? So COP28 के पहले दिन पे ये हुआ कि ये लॉस एंड डैमेज फंड है उसको ऑपरेशनलाइज किया गया। So countries have pledged about $700 million towards this fund. Developed wealthy countries have pledged, उसमें से UAE है जिन्होंने $100 million pledge किया है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है। और बेसिकली ये क्लाइमेट रेपरेशंस फंड है, जिसका मतलब है कि ये ग्रांट है, ये लोन नहीं है। राइट एंड ये बहुत मतलब इट्स अ हार्ड वन विक्ट्री फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो बेसिकली एक्नॉलेज करता है कि लॉस एंड डैमेज कोई डिस्टेंट मतलब रिस्क नहीं है, फ्यूचर की रिस्क नहीं है, पर अभी लिव्ड रियलिटी है for almost half of the global population. So I think it's a big win on that front. ये फंड को कैसे भरेंगे, कैसे इसको डिसबर्स करेंगे, इस पे काफी चर्चा चल रही है। ऑपरेशनल रीजंस और इम्प्लीमेंटेशन पे काफी अभी आगे we will have to talk about it, but the fact that it is established, it's a big deal. जी सनुता जी, अगर COP27 की ही बात करें तो UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि वी आर ऑन अ हाईवे टू क्लाइमेट हेल्थ विद आवर फ्रंट स्टिल ऑन द एक्सेलरेटर। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, जैसे the basic concept of this is कि Paris Agreement ने all the parties in fact agreed के हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज तक लिमिट करना है, राइट? एंड एक्चुअली इसमें अग्रीमेंट में 2 डिग्रीज है, बट दे हैव सेड दैट वी विल ट्राई फॉर 1.5 डिग्रीज। एंड सेक्रेटरी जनरल ने भी इम्पेरेटिव ये कहा है कि फॉसिल फ्यूल्स को अल्टीमेटली बर्न करना हमें स्टॉप करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? कोल है, राइट? मीथेन है जो एमिशंस होती है। तो दिस इज the fact that we need to stop fossil fuels from from being burned is science ने इसे prove कर दिया है। So like absolutely it's bad. बट सनुता, आज अगर अखबारों की सुर्खियों पे नजर डालें तो एक हेडलाइन ये भी है कि मोर फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट एट COP28 देन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वर्स्ट हिट नेशंस। तो अगर हमने फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल की ओर जाना है अच्छी सेहत के लिए, तो फॉसिल फ्यूल जो लॉबिस्ट वहां पर आए हैं वो क्या तर्क दे रहे हैं? जी ये मतलब आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चर्चे का मुद्दा रहा है इस कॉप में स्पेसिफिकली, बिकॉज ये यूएई में कंडक्ट हो रहा है। यूएई हैज बिल्ट इट्स वेल्थ ऑन ऑयल मनी। कॉप के जो प्रेसिडेंट है इस बारी वो यूएई के जो एडनॉक करके अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट है और कॉप के भी प्रेसिडेंट है। तो देयर वर अ लॉट ऑफ people were looking at कि ये शायद this could be a good place for oil companies to also commit to decarbonization, और ये हुआ जरूर है, but
a lot of experts are also saying कि ये smoke screen है, ये it's not legally binding. So 51 oil companies, for example, have committed to reducing operational, emissions. But जी। these are not legally binding, ये पॉलिसी में नहीं है, तो काफी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये स्मोक स्क्रीन हो सकता है। जी, भारत के सिनेरियो में अगर हम देखें तो कोल प्रोडक्शन और ज़ीरो एमिशन, नेट ज़ीरो एमिशन की बात करें तो क्या चैलेंजेस आपको दिखते हैं इसको लेकर? भारत के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारा 70% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो अभी भी कोल से आता है, राइट? दिस इज अ फैक्ट, वन कांट डिनाई इट, बट वी हैव आल्सो बेट वेरी वेरी बिग stakes on renewable energy, for example, right? हमारा our NDCs, very specifically हमने NDCs को achieve कर लिया है, we have reconfigured the target और we are now aiming for about 500 gigawatts of installation capacity through renewable energy. ये बहुत बड़ा टारगेट है, अगर भारत के हवाले से देखा जाए, our current electricity generation capacity is at about 400 to 425 gigawatts, and to say that we will also match renewable to that by 2030 is a very big deal. But again, we have to come back to the caveat always कि as of today 70% of India's electricity is generated with coal, and we have to figure out a way जो हो रहा है, इस पे काम हो रहा है। सनुता, COP26 में जब भारतीय प्रधानमंत्री गए थे ग्लासगो में तो उन्होंने भारत का जो एजेंडा है क्लाइमेट एक्शन का, पंच अमृत, वो रखा था। और इस बार COP28 में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो हमने कार्बन क्रेडिट तो सुना था, ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है और इससे आम जनता कैसे जुड़ सकती है? जी, ग्रीन क्रेडिट ये है कि हम सिर्फ कार्बन, ये अक्टूबर में लॉन्च हुआ था, और बेसिकली what it means is that you don't only focus on carbon emissions, but हम environment के लिए holistically क्या कर सकते हैं. So it's a credit based system where one can avail of some benefits if you tick some boxes in terms of your holistic approach to the environment and not just carbon emissions. So this is a very interesting step, to make sure that we are thinking about the environment holistically. But the mudda rehta hai ki we need to limit our that 1.5 degree rise, and fossil fuels contribute largely to it. Right. Well, it's always a pleasure speaking to you, and in your words, COP28 is the most important conference of our generation. Let's hope that we make adequate progress and everybody contributes to a sustainable planet. Thank you very much for joining us on DD Morning Show. Thank you.